हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। तो आज हम लोग बात करेंगे जो एसबीआई का नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप सबको पता होगा कि एसबीआई की वैकेंसी आई है कुछ, तो उसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ जो मेन पॉइंट है सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, पूरा आपका मैंने जो नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उनके बारे में डिस्कशन मैंने किया है। ठीक है, तो चलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि भाई देखो ये क्या है। कस्टमर सपोर्ट और सेल्स की जॉब निकली, यानी कि क्लैरिकल ग्रेड की जो जॉब है वो निकली हुई है। ठीक है, जूनियर एसोसिएट्स की जॉब निकली हुई है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो उसका क्या है कि 27 और फीस जो पेमेंट जमा होनी है वो 27 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के बीच में जमा होना है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि एसबीआई जो है वो बहुत कम समय देता है, चाहे वो एग्जाम कंडक्ट कराने में हो या फिर वो फॉर्म भरने में हो। बहुत ज्यादा लंबा 1 महीने का 2 महीने का समय नहीं देता। जो इसका एग्जाम्स होगा वो भी 1 महीने के बाद ही बाद में जो प्री एग्जाम्स हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं देता है। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्या चीज है। देखिए, ये इन्होंने बताया है कि जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो क्या है कि टेंटेटिव है मंथ ऑफ जून, यानी जून में वो कभी भी हो सकता है कि फर्स्ट वीक में हो जाए, हो सकता है सेकेंड वीक में हो जाए। तो अभी अब देखें अगर मोटा मोटा तो आपके पास सिर्फ मैक्सिमम, क्योंकि अप्रैल तो खत्म हो गया आज से। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, मई बचा। अगर जून के फर्स्ट वीक में हो जाएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग मान लीजिए कि आपके पास 40 दिन का समय बाकी है। ठीक है, और जो मेन एग्जाम है वो उन्होंने रखा है 31 जुलाई। ठीक है, अगर कोरोना की वजह से डेट्स आगे नहीं बढ़ती हैं तो यही चीज आपके सामने रहेगी, वरना अदरवाइज थोड़ा बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन आप लोग मान के चलिए कि भाई आपके पास जो प्री एग्जाम होगा वो जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में कभी भी होगा, वो जून में ही होगा। और जो मेन एग्जाम है वो 31 जुलाई को एग्जाम आपका मेन होगा। ठीक है, तो आपको मेन और जो प्री है वो आप मान लीजिए कि जून का जो हमारा फर्स्ट वीक है। ठीक है, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक आप मान के चलिए जो है आपका, हम लोग चल रहे हैं जून के फर्स्ट वीक में जो आपका होगा। तो अब देखें तो अप्रैल आज से खत्म है, तो आपके पास सिर्फ मई बाकी रह जाता है, यानी कि 31 दिन आपके पास बाकी रह जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई कि प्री में क्या क्या चीजें हैं। देख लो भैया, इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग है। ठीक है, इंग्लिश आपकी 30 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आपके 35 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स देख लीजिए भैया, ये 30 का है तो 30 नंबर का होगा, ये 35 का है तो 35 नंबर का, ये 35 नंबर का, यानी कि हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए भी आपको 20 मिनट की विंडो मिलेगी, न्यूमेरिकल के लिए भी 20 मिनट्स की विंडो मिलेगी और रीजनिंग के लिए भी आपको 20 मिनट्स की जो विंडो होगी वो ओपन होगी। ठीक है, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये आपके टोटल 100 मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का टाइम होगा, यानी कि 60 मिनट का आपके पास टाइम होगा। ठीक है, तो 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक, अगर देखा जाए तो आपके पास लगभग लगभग मैं समझता हूं कि भाई आपके पास 60 मिनट है और आपके पास 100 क्वेश्चन, लगभग लगभग दुगना मान लीजिए। तो मान के चलिए कि आपके पास 35 सेकंड या 40 सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या चीज कह रहा है कि ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन अबव। जैसे कि आपको बताया कि 20 मिनट्स का आपके पास क्या होगा, टाइम होगा। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग होगी, और निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4 होगी, है ना। यानी कि अगर 4 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, तो आपका 1 मार्क्स क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट और फॉर एग्रीगेट स्कोर, यानी कि मिनिमम और टोटल मार्क्स के बारे में डिफाइंड नहीं है, वो तो डिपेंड करता है मेरिट के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि पहले उन्होंने दे दिया है कि आपका मैथ में इतना होना चाहिए, रीजनिंग में इतना होना चाहिए, ओवरऑल इतना होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन। ठीक है, यानी कि आपका जो सेक्शन वाइज मार्क्स है वो मेंटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग है, इस चीज को आपको समझना है कि सेक्शन वाइज मार्क्स से नहीं, ओवरऑल मार्क्स से आपको मतलब होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या कह रहा है, ये यहाँ पे इन्होंने मेन का देख रखा है कि जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपको मेन में आना पड़ेगा। तो मेन में क्या चीजें होंगी, देखिए भैया, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि करंट अफेयर्स और
जो फाइनेंशियल से रिलेटेड यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे करेंट के, वो पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन हो गए, 50 नंबर के होंगे और जो उसका टाइम होगा वो होगा आपका पास 35 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि इजी है क्योंकि यही आपका मेन में क्या आएगा, स्कोरिंग आएगा। फिर बात करते हैं हम लोग जनरल इंग्लिश की बात करते हैं, तो जनरल इंग्लिश में देखो भैया 40 क्वेश्चन होंगे और 40 आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, जो क्या होंगे 35 मिनट का होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, वो क्या होगा कि भैया 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट का होगा, क्योंकि मेन में क्या होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डीआई ज्यादा आएगा या फिर सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो अभी जब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है, उसके बारे में जब लोग डिस्कशन करेंगे तब फिर इन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर है आपका चौथा रीजनिंग एबिलिटी या फिर कंप्यूटर एप्टीट्यूड, है ना। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की मेन का है, तो 50 क्वेश्चन होंगे, दोनों मिक्स होंगे और 60 नंबर के होंगे। ये सबसे ज्यादा आपका स्कोरिंग है, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्वेश्चन ज्यादा होंगे, यानी कि 1.25 मार्क्स का आप मान लीजिए कि मोटा मोटा आपका ये होगा। 45 मिनट का आपके पास टाइम होगा। टोटल बात करें तो 190 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे 40 मिनट आपका क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है। तो ये बात रही आपकी मेन की। मैंने यहाँ पे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को चूज किया है जो आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने उठा के इंस्ट्रक्शन नहीं रख लिया है, ठीक है। तो आपके लिए जो जानना जरूरी है सिर्फ मैंने उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट है आपका, देखिए आपकी बार क्या है, जो सेंटर है इन्होंने क्या किया है कि आपको ये तो पता ही होगा कि एक आदमी एक ही स्टेट से बढ़ सकता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया आपकी बार कि स्टेट तो है लेकिन उसको सर्किल में डिवाइड कर दिया। जैसे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद में क्या है कि स्टेट गुजरात आता है, लैंग्वेज क्या मैंडेटरी है, गुजराती है। बैंगलोर में कर्नाटक आता है और लैंग्वेज क्या है, कन्नड़ है। अब भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल सर्किल के अंदर देखो मध्य प्रदेश भी आता है और छत्तीसगढ़ भी आता है। लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। तो दो अलग अलग स्टेट है लेकिन सर्किल में एक रखा गया। जैसे मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल सर्किल रखा गया है, उसमें 3 स्टेट हैं। कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड और सिक्किम। अब इसमें क्या क्या मैंडेटरी है भाई, वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली, नेपाली, हिंदी या फिर इंग्लिश, नेपाली इंग्लिश, इसी टाइप से आप देख रहे होंगे कि अलग अलग क्या किया गया है कि सर्किल में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो भाई नॉर्थ ईस्टर्न सबसे बड़ा है। आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है और क्या है, त्रिपुरा है, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये 7 सिस्टर आपको याद होगा ना, तो 7 सिस्टर में दे दिएगा आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। वहां की उन्होंने क्या दे दिया है, लैंग्वेज देखी रखी हुई है। जैसे अब बात की जाए लखनऊ और दिल्ली सर्किल की, यानी यूपी की बात हो रही, तो उत्तर प्रदेश पूरा क्या आएगा, लखनऊ या फिर दिल्ली सर्किल में आएगा। लैंग्वेज कौन कौन सी है, हिंदी उर्दू है, ठीक। अब इसमें थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि भाई कहीं कहीं पे आप नोटिफिकेशन देखोगे तो पता चला कि बिहार की जगह ही नहीं है, ठीक है। पता चला आप एससी कैंडिडेट है, वहां पे एससी कैंडिडेट की जगह ही नहीं है। पता चला आप ओबीसी कैंडिडेट है या फिर आप एक जनरल कैंडिडेट है, वहां पे जगह ही नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि भाई आप कौन सा सर्किल भर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी आती है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश आती है, तो भाई अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो भी है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है वो भी है ना, दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा, जहां जहां पे हिंदी है, दिल्ली है तो दिल्ली उत्तराखंड है, वहां पे भी हिंदी है। तो अगर आपको हिंदी और इंग्लिश आती है तो आप वहां से भरिए, ठीक है। एक आदमी को एक ही जगह भरना है, तो वहां पे ऐसा मत समझ लीजिएगा कि कहीं पर भाई जगह नहीं निकली है तो हम क्या करेंगे, ठीक। तो कहीं भी जगह निकली हो वहां पे आप लैंग्वेज आपको देखना है कि वहां की लैंग्वेज क्या आप मांग रहा है, हिंदी मांग रहा है, उर्दू मांग रहा है, इंग्लिश मांग रहा है, आपको जो भी आती है आप वो लैंग्वेज को उसमें भरिए, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ये भी देख लीजिए, थोड़ा सा अलग सर्किल दिया हुआ है। क्या दिया है भाई, चंडीगढ़ में कश्मीर वैली और लेह और कारगिल वैली आती है, वहां पे जो लैंग्वेज मांगी गई है वो मांगी गई है, ठीक है। यहां पर देखिए टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है, 5000 पोस्ट है, ठीक है। तो टोटल जो पोस्ट है वो 5000 पोस्ट है एसबीआई क्लर्क में। ये एससी की पोस्ट हो गई, ये एसटी की पोस्ट हो गई, ये ओबीसी की हो गई, ये ईडब्ल्यूएस की हो गई और ये क्या हो गई, अदर्स की हो गई। अदर्स का मतलब जनरल कैंडिडेट या फिर कोई भी आ सकता है इसमें, ठीक है।
तो अगर मैं बात करूं टोटल की, तो टोटल कैंडिडेट हमारे पास कितना है, 5000 पोस्ट जो है हमारे पास निकली हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कि भाई एज कितनी होनी चाहिए। तो कह रहा है कि नॉट बिलो 20 ईयर्स, भाई 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए, एंड नॉट अबव 28 ईयर्स, और 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उसने बताया कि भाई जो डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी वो 1 अप्रैल 2021 से टैली होगी। ठीक है, और कैंडिडेट्स का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/4/1993, ठीक है, 93 से लेकर आपका 104/2001, ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए कैंडिडेट की। ठीक है, और ये दोनों जो बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी कि ये दोनों डेट जो है 2 अप्रैल और 1 अप्रैल 93 और 2001, ये दोनों जो है जो एज है वो क्या की गई है, मानी गई है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ जो एज लिमिट में है। तो SC/ST कैटेगरी है उसको 5 ईयर का रिलैक्स है, OBC है उसको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, PWD जनरल या EWS कैंडिडेट है उसको 10 ईयर्स का है, PWD SC/ST है उसको 15 साल का है, और PWD OBC है उसको 13 साल का है। प्लस जो आपका एक्स सर्विसमैन है या एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड है उनको आपको क्या बोला गया है कि भाई 8 ईयर्स ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC/ST सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ 50 ईयर्स। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी का उन्होंने क्या दिया है, रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन एक नॉर्मल कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए 2 अप्रैल 93 और 1 अप्रैल 2001, ये दोनों डेट अगर आप दोनों को मिला भी लेते, यानी किसी का अगर जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अप्रैल 1993 है वो भी वैलिड होगा, और जो 1 अप्रैल 2001 को हुआ है वो भी क्या होगा, वैलिड होगा। प्लस SC/ST OBC के लिए जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं वो रिलैक्सेशन भी आपके लिए वैलिड होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो भाई जो फीस की हम बात कर लेते हो, जो हमारी फीस है, ठीक है, वो SC/ST PWD XS और DS के लिए क्या है, नील है, यानी कि 0 फीस है उसके लिए। ठीक है, और जनरल OBC और EWS के लिए जो फीस दी गई है वो 750 रुपए फीस दी गई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कवर किया है जो आपके मतलब का है। इसके बाद आपको पता है कि आपको जो पिक्चर अपलोड करनी है, साइन अपलोड करना है, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो होगा वो अपलोड करना है, वो सारी चीजें एक्स्ट्रा है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, इस चीजों से, इससे रिलेटेड कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया। मैंने सिर्फ यहाँ पे उन्हीं चीजों को लिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि फीस आपकी हो गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, क्योंकि सेंटर आपको पता है कि बहुत सारे सेंटर्स होंगे, अलग अलग सेंटर्स होंगे, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो आपको सेंटर भरना वो आप सेंटर वहां पे भर दीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने सेंटर का यहाँ पे कुछ लिया नहीं। तो जो जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट डेट थी, फीस थी, डेट ऑफ बर्थ थी, और प्लस बताना था कि भाई उसका सिलेबस क्या क्या है। अभी डीपली सिलेबस हम बात करेंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं जो तैयारी करवाऊंगा, मैं तैयारी करवाऊंगा आपकी मैथ और रीजनिंग की तैयारी कराऊंगा आपको फुल आपका, क्योंकि अभी आप मोस्टली मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 40 दिन ही बाकी रह गए हैं आपके लिए। तो मैं उन 40 दिनों में आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग पर डे एक एक चैप्टर को मैं लेके कवर करूंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं, जो क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम ये आज का टॉपिक खत्म करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जब मैं मैथ और रीजनिंग स्टार्ट करूंगा तो मैं वहां पे आपको सिलेबस बताऊंगा कि सिलेबस प्री में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, और प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ जितना भी हमारा नया उसमें कंटेंट हो सकेगा वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये नोटिफिकेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।